नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक लिस्ट आने वाली है, जिस लिस्ट का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर मैं उनकी लिस्ट पर यकीन कर लूं, दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी, वो लिस्ट तैयार भी हो गई। और वो लिस्ट जारी होने से पहले जब फाइनली भेजी गई कुछ लोगों के पास, तो अचानक उसमें एक बड़ा बवाल हो गया। क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने से पहले जो खेला किया था, मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो खेला खुद किया, उसके बाद उन्होंने वो खेला करवाया अमित शाह के गृह मंत्री बनाने के बाद, और फिर खेला करवाया उन्होंने जेपी नड्डा के जरिए। एक एक करके तमाम दिग्गजों को निपटाते रहे। तो नई लिस्ट में जैसे ही राजनाथ सिंह का नाम गायब, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम गायब, और एक बड़ा वादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया खुद कर आ गए थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री से, उनका नाम भी उससे नदारद। तो नितिन नवीन की ये लिस्ट, जिसको मोदी साहब ने, कहा जा रहा है कि 4, 4.5, 5 घंटे बैठक की उन्होंने अलग से, नितिन नवीन ने अलग से बैठक की। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन की लिस्ट पर क्या विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर गुवाहाटी, गुवाहाटी से लेकर लखनऊ, और लखनऊ से लेकर नागपुर, ये एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया है। और नतीजा हुआ, नितिन नवीन की लिस्ट एक बार फिर से अटक गई है। कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। और कब तक आएगी नितिन नवीन की लिस्ट, ये भाजपाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। क्योंकि वो जो नितिन नवीन की जो लिस्ट आ जाएगी, तब ये क्लियर कट ये पता लग जाएगा कि कितने मंत्रियों की विदाई होने वाली है और कौन कौन से नेता मंत्री बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा, हरदीप सिंह पुरी का क्या होगा, निर्मला सीतारमन का क्या होगा। क्योंकि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया का भाग्य तो वो लोग तय कर ही चुके हैं। और राजनाथ सिंह अगर 2019 की तरह अड़ते हैं कि नहीं अड़ते हैं, इस पर विस्तार से हम इस स्टोरी में बात करेंगे। दर्शकों से कहेंगे एक एक तथ्य को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी में फैसले कैसे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्या कहता है, वो जो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है उसमें किस किस को शामिल करने की बात कही जा रही है, और योगी के सामने और कौन कौन से राज्यों को मुख्यमंत्री, और कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खड़ा किया जा रहा है। पिछली बार नितिन गडकरी की जब विदाई कर दी थी जेपी नड्डा ने, संघ चुप रहा था, आरएसएस चुप रहा था। आज तक नितिन गडकरी दो मौकों के लिए दुखी नजर आते हैं, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। राजनाथ सिंह के साथ आरएसएस खड़ा होगा या नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ा होगा या नहीं, या एक बार फिर से पूरी पार्टी आने वाले कुछ सालों के लिए गुजराती लॉबी के हाथ में चली जाएगी। एक एक करके तथ्यों को हम दर्शकों के सामने रखेंगे। अपने तमाम दर्शकों से अपील आग्रह करेंगे, सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत लंबा नहीं, बहुत संक्षेप में हम तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी शिव जी। दरअसल अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा को कई निर्णय लेने थे। संसदीय बोर्ड की कमेटी के बारे में बातचीत करनी थी। साथ ही 3-4 मंत्रियों के इस्तीफे होने, उनके बारे में चर्चा होनी। पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, उनका इस्तीफा होना है। साथ ही साथ ही इसमें और भी कई नई चीजें आ रही हैं सामने। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अभी अभी जो स्टूडेंट था जिसने ये सब पोल पट्टी खोली है, वो एजुकेशन समिति के सामने प्रस्तुत हुआ है। अभी पहुंचा है, जस्ट वीडियो आ गया उसका पहुंचने का। सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है कि हम क्या बनाएं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये पूरी पोजीशन विकराल खड़ी हो गई, और इस विकराल पोजीशन को देखकर नायडू और नीतीश का मन पलट रहा है, जो बार बार नीतीश चुप्पी साधे बैठे हैं, नायडू भी अभी आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि नायडू ने एक दिन किसी बड़े नेता से फोन पर बात कर ली, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायडू के घर पहुंच गए थे मिलने। तो साथ में कई तरीके की चीजें चल रही हैं। तो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग के जरिए एक बड़ा खेल हो सकता है, तो बीजेपी अपनी हो, लोग विरोध करने वाले ना हों, लोग सवाल करने वाले ना हों।
तो ऐसे लोगों को कमेटी में, सिस्टम में रखा जाए। अब तो सिस्टम है, कमेटी और उसकी तो बात खत्म कर दो। बीजेपी अब एक सिस्टम से चल रही है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट का सिस्टम है, चाहे संघीय सिस्टम है, या फिर नरेंद्र मोदी और शाह का खुद का अपना सिस्टम है। जब सिस्टम हावी होता है तो फिर सत्ताएं, सरकारें ऐसे ही चलती हैं, निरंकुशता से चलती हैं। चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर आपसे कुछ भी ले लिया जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए। तो संतोष जी, अब किस किस की विदाई करा रहे हैं? हमने मंत्रियों की बता दी, नेताओं में क्या हुआ, किसका सिक्का बुलंद हो जाएगा और किसका बुझ जाएगा? देखिए शिव जी, एक तारीख बताता हूं, मैं दर्शकों से कहूंगा कि तारीख वाइज जरा ध्यान रखें। 17 अगस्त 2022 मैंने ये स्टोरी करी थी। 17 अगस्त 2022 को जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया। नियम यह था शिव जी कि जितने भारतीय जनता पार्टी के जीवित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के मेंबर हुआ करते हैं। लेकिन 17 अगस्त 2022 को जो जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया, उसमें से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ध्यान से सुने दर्शक मेरी बात, नितिन गडकरी की छुट्टी कर दी। और इसके साथ ही उन्होंने छुट्टी कर दी जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य हुआ करते थे मध्य प्रदेश के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन दोनों की छुट्टी कर दी संसदीय बोर्ड से। आरएसएस को उस समय साथ देना चाहिए था। नितिन गडकरी अब उस चीज को लेकर लगातार कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा साथ नहीं दिया गया। ये तो रही 2022 की बात। देखिए कैसे फेज वाइज निपटाने की कोशिश करते हैं। कोई बगावत नहीं हुई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, नितिन गडकरी भी कुछ नहीं कर पाए और वो अलग थलग पड़ गए। उसके बाद मैंने एक दिन इंटरव्यू लिया था उनका, मैंने खुद ये सवाल पूछा था आईएनएस के लिए। उन्होंने उस सवाल को जवाब दिया और कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जैसे आमतौर पर बीजेपी के नेता बोलते हैं, लेकिन उनका दर्द जो है वो उनके चेहरे से साफ झलकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरा और याद दिला दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, वो केंद्र की सरकार में शामिल हो गए। राजनाथ सिंह का पोर्टफोलियो बदल दिया गया। वो राजनाथ सिंह जो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आडवाणी और आडवाणी गुट की नाराजगी झेली थी, उन राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय भेज दिया गया और अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। उसके बाद जो संसदीय कैबिनेट से जुड़ी जो समितियां होती है, उस कैबिनेट समितियों से मंत्री का कद पता लगता है। 8 कैबिनेट समितियों में से राजनाथ सिंह को केवल 2 में शामिल किया गया था और अमित शाह को सभी में शामिल किया गया था। कई महत्वपूर्ण कमेटियां ऐसी थी कैबिनेट की शिव जी, जिसमें सिर्फ मोदी और शाह शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा कैबिनेट समितियों में शामिल है वो नंबर 2 बन जाएगा प्रधानमंत्री के बाद। तो एक मैसेज गया कि प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की स्थिति में कैबिनेट में अब अमित शाह आ गए। राजनाथ सिंह चुप नहीं बैठे। राजनाथ सिंह ने नागपुर फोन घुमाया कहा जाता है और उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद छोड़ना चाहता हूं और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। नागपुर से एक फरमान आया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में बदलाव करना चाहिए। राजनाथ सिंह मंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब मोदी और शाह एकदम से बौखला गए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठे हुए राजनाथ सिंह जब 11 अशोका रोड पर बैठा करते थे तो आडवाणी जैसे दिग्गज नेता को किनारे लगाकर, सुषमा स्वराज जैसी नेता की नाराजगी मोल लेकर गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना। अगले दिन आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी को मनाया गया, इस्तीफा उन्होंने वापस लिया और फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर हरियाणा के रेवाड़ी में होने वाली रैली से पहले मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अगर वही राजनाथ सिंह कैबिनेट से अपमानित होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो गुजराती लॉबी को उखाड़ फेंकेंगे। तो मजबूरी में उन कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया गया और राजनाथ सिंह को फिर एक तरह से इज्जत और सम्मान दिया गया। कैबिनेट की लिस्ट में नंबर 2 की जगह दी गई। तो फैसले भले ही अमित शाह करते हो संगठन और सरकार के, लेकिन सरकार में तकनीकी रूप से, मैं फिर कह रहा हूं टेक्निकल रूप से शिव जी,
तकनीकी रूप से राजनाथ सिंह दूसरे नंबर के नेता हैं। लोकसभा में नेता सदन प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा में उपनेता सदन जो है सत्ता पक्ष की तरफ से वो राजनाथ सिंह है। तो ये 2019 का वाकया और 2022 का वाकया। अब आ जाइए 2026 में। नितिन नवीन को अपनी टीम का पुनर्गठन करना है और मैं बड़े ध्यान से बताता हूं। आप ये देखिए कि जो जेपी नड्डा ने जो संसदीय बोर्ड बनाया था, उसमें से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को हटाकर किसको उन्होंने शामिल किया था? दर्शकों को जरा मैं नाम बता देता हूं। अब चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जेपी नड्डा थे, तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता थी। अभी नितिन नवीन है तो नितिन नवीन की अध्यक्षता है। सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल है। इसके अलावा राजनाथ सिंह शामिल है, अमित शाह शामिल है, जेपी नड्डा शामिल है, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते बीएस येदियुरप्पा शामिल है, सर्बानंद सोनोवाल शामिल है, डॉक्टर के लक्ष्मण शामिल है, इकबाल सिंह लालपुरा शामिल है, सुधा यादव शामिल है, सत्यनारायण जटिया शामिल है और बीएल संतोष शामिल है। वो संसदीय सचिव के तौर पर इसमें शामिल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है। 11+1 इस लिस्ट में शिव जी एक भी बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड का हिस्सा थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड का हिस्सा थे। अभी कोई मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव समिति में जाएंगे जो उम्मीदवारों का फैसला करती है, उसमें एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल। अब नितिन नवीन ने जो नई टीम बनाई है, उस नई टीम से उन्होंने संसदीय बोर्ड से, देखिए संसदीय बोर्ड से सत्यनारायण जटिया का नाम गायब है, जो कि बहुत बुजुर्ग भी हो गए, अटल जी के जमाने के नेता हैं। सुधा यादव का नाम गायब है, इकबाल सिंह लालपुरा का नाम गायब है, डॉक्टर के लक्ष्मण को इसमें रखा गया है, सर्बानंद सोनोवाल भी इसमें शामिल है, बीएस येदियुरप्पा का नाम गायब है, जेपी नड्डा का नाम रखा गया है, अमित शाह का रखा गया है, लेकिन राजनाथ सिंह का नाम गायब कर दिया गया है। और राजनाथ सिंह जैसे 2019 में चुप नहीं बैठे थे, इस बार भी चुप नहीं बैठे और इधर से उधर फोन घूमने लगे और दिल्ली से लेकर बवाल मच गया नागपुर तक, महाराष्ट्र तक। एक बात और, क्योंकि मोहन भागवत खुद ये फैसला करके आ गए थे, योगी आदित्यनाथ से वादा करके आ गए थे कि जो नितिन नवीन की नई टीम बनेगी उसमें आपकी छाप नजर आएगी। यहां तक कहा गया था कि आप किसी बड़े नेता को सिफारिश कर सकते हैं या आप खुद मुख्यमंत्री होने के नाते बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसमें मोदी शाह और नितिन नवीन की जोड़ी ने खड़ा कर दिया कि अगर हम एक मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान भी तो लगातार, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस भी तो लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बाकायदा वो सदस्य है बीजेपी चुनाव समिति की वर्तमान टीम में भी, तो उनको क्यों नहीं शामिल करना चाहिए। और 11+1 कुल मिला के 12 मेंबर ही हो सकते हैं, जिसमें से एक संगठन महासचिव होते हैं, 11 मेंबर हो सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया राजनाथ सिंह को क्यों हटाना है, तो कहा कि राजनाथ सिंह को रखेंगे तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमको नितिन गडकरी को फिर से लाना पड़ेगा। ये तमाम तरह की रस्साकसी चल रही है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल ना होना, उसको लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। और चूंकि इसके साथ ही चुनाव समिति का ऐलान भी होना है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी नाम का ऐलान है, तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी गायब है। तो राजनाथ सिंह मानने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ से वादा खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत करके आ गए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया की विदाई हो रही है, लेकिन इसके बदले में उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा, इसके बदले में उनको मनमाफिक जो वो चाह रही हैं वो नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए बुजुर्ग नेताओं में तो एक खेमेबंदी शुरू हो ही गई है, लेकिन अब जो वर्तमान में सक्रिय नेता है राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे, उनके अंदर भी एक तरह से खलबली शुरू हो गई है। और इस नई लिस्ट के आने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। इस नई लिस्ट के 1-2 दिन में आने की संभावना थी। लोग ये कह रहे हैं कि क्या लिस्ट बनाने के लिए बैठे थे? लिस्ट तो बन चुकी है शिव जी, लिस्ट तो पहले ही बन चुकी थी जिस पर विवाद चल रहा था। और लिस्ट लगभग दिग्गज नेताओं को पता थी, हम लोगों को थोड़ी सी देर से पता लगी। और उसके बाद राजनाथ सिंह यूपी के कार्यक्रम में जाके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते कहते रुक जाते हैं और कहते हैं भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब भारत के मुख्यमंत्री तो नहीं है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भारत के तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो नेताओं के मुंह से अचानक कुछ नहीं निकलता है, और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के मुंह से अचानक कुछ ऐसे नहीं निकलता है। उन्होंने एक संदेशा दे दिया कि मेरी विदाई होगी तो मुझे अपने खेमे में मत मानिएगा,
फिर मैं उस खेमे में नजर आऊंगा और मैंने ही आपको प्रधानमंत्री बनाया था और मैं ही आपको प्रधानमंत्री के पद से हटा भी सकता हूं। ये क्लियर कट मैसेज है और राजनाथ सिंह अकेले नहीं है। अगर उनके साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाते हैं, अगर उनके साथ देवेंद्र फडणवीस खड़े हो जाते हैं, अगर उनके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया खड़ी हो जाती है, अगर उनके साथ मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता खड़े हो जाते हैं और अगर उनके साथ बीजेपी के नाराज नेता खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मोदी शाह की कार्यशैली से बहुत सारे नेता नाराज है। के अन्नामलाई तमिलनाडु में संघर्ष किया शिव जी, पैदल चले उन्होंने, और सत्ता के लालच में चूंकि बीजेपी को लगा कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ेंगे तो सरकार बन सकती है, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को बेइज्जत करके उन्होंने हटा दिया। वो दिल्ली आए हैं, अपनी नई पार्टी का ऐलान करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है नितिन नवीन से, अमित शाह भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी के युवा नेताओं में भी एक तरह से बगावत है, और ये सिर्फ उसी तरह की बगावत नहीं है, बिहार में भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले पुराने भाजपा नेता विजय सिन्हा की सिक्योरिटी घटा दी। फिर उनका मंत्रिमंडल में शामिल तो किया गया, लेकिन मंत्रालय बदल गया। उनका दर्द बार बार छलक के आ रहा है। तो बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके अंदर भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि बाहर से आने वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, और विजय सिन्हा की नाराजगी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री को खुद उनसे मुलाकात करनी पड़ी थी। तो ये समझिए कि नीचे नीचे असंतोष और बगावत की एक ज्वाला जो है वो धधक रही है। सिर्फ उसको कोई चिंगारी लगाएगा और ये भड़क कर सामने आ जाएगी, और इसलिए 4-4.5 घंटे की मीटिंग मोदी शाह को करना पड़ा था। और इस लिस्ट पर हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आगे पुनर्विचार होगा या नहीं होगा, लेकिन पेच फंस गया है, मामला अटक गया है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। आपने बहुत काफी डिटेल में सब कुछ बता दिया है, और दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए कि किस किस की बचेगी सीट, किस किस की जाएगी, कौन उम्मीदवार है, कौन प्रस्तावित है, किसका पद संकट में है, किसका कद संकट में है, और किसका बचेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज का काम है कल का काम नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि राजनीति में हर समय सारे पहलू खुले रहते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति का राजनीतिक अंत हो गया और उस व्यक्ति की राजनीति के सामने सब कुछ सुहा हो गया। इंदिरा गांधी जब दोबारा वापस आई 77 में, तो किसी को नहीं लगा कि अब कुछ होगा। जब 84 के चुनाव में 414 सीटों की कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो नहीं लगा कि कांग्रेस का कुछ होगा। वही कांग्रेस उसी 89 के चुनाव में 220 पर आ गई, और फिर तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने बहुमत नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी है, जो मौजूदा स्थितियां हैं, जनता, युवा, महिलाएं, अभी खबर है कि महाराष्ट्र में 80 लाख महिलाओं का लाड़की बहना योजना का पैसा ही रोक दिया गया। तो ये सब चीजें जब रुकेंगी और सच सामने आएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ईमानदारी से मीडिया अगर 1 महीना सरकार की कमियां दिखा दे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार, आधे मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर भागते नजर आएंगे। संगठन तो तब चलेगा, संगठन में लोगों से बात करो। ऑफ द रिकॉर्ड संतोषी जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई बड़े परेशान हैं, हम यहाँ फंसे हैं, हम वहाँ फंसे हैं। तो मैं तो दर्शकों से एक सवाल करूंगा कि आप मौजूदा संगठन से कितना खुश हैं? क्या आपको लगता है कि नितिन नवीन खुद की अध्यक्षता में ये सब संगठन तैयार कर पा रहे हैं? क्या नितिन नवीन की चल पा रही है? तो ये हमें जरूर बताइए। एक और चीज है शिव जी, एक और चीज है, जो टीवी पे आप देखते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनके अंदर भी बड़ी नाराजगी है। अब जरा मैं आपको बता देता हूं प्रवक्ताओं की लिस्ट, जरा ध्यान से बीजेपी की वेबसाइट खोली। चीफ स्पोक्स पर्सन और मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक है अनिल बलूनी, बॉस है ये मीडिया टीम के। अच्छा, अनिल बलूनी को कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है आपने? ये बॉस है, ये मोदी जी के स्टाइल में मीडिया के सवालों का सामना नहीं कर सकते। बेचारे जब से राजनीति में आए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन एक के बाद एक नेता इनका सपना तोड़ते हुए नजर आते हैं। पुष्कर सिंह धामी ऐसा जम गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे कि अनिल बलूनी अपने आप को प्रधानमंत्री का करीबी बताने के बावजूद भी पुष्कर धामी को हिला नहीं पा रहे। दूसरे हैं संजय मयूर, ये बिहार से एमएलसी हैं, सह संयोजक है। ये कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की? ये बिहार के मंत्री बनना चाहते हैं, बेचारे सम्राट चौधरी के आगे पीछे घूमकर भी मंत्री नहीं बन पाए। और इन दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं की टीम है वो कितनी हताश है, क्योंकि भेदभाव की शिकायत है।
एक महिला प्रवक्ता ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हुआ करते थे उनको चिट्ठी भी लिख दी। मैंने जब वो स्टोरी करी तो उनको पूरी जिंदगी में पहली बार, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टोरी करी तो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार स्वतंत्र रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया उनसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय। अब मैं एक एक करके नाम बताता हूं। संबित पात्रा बहुत बड़े प्रवक्ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब गायब है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। अभी लोकसभा सांसद बन गए। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय सलाहकार रहे हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी, अभी भी राजनीतिक सलाहकार है। इनका दर्द ये होता है कि इनको नए नवेले प्रवक्ताओं के सामने टीवी चैनलों पर भेज दिया जाता है, जो आरजेडी और इन सबके जो युवा प्रवक्ता है उनके सामने इनको खड़ा कर दिया जाता है, जबकि ये वरिष्ठ नेता है। राजीव प्रताप रूडी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है आपने उनको? क्योंकि अनिल बलूनी और संजय मयूख बुलाते ही नहीं है उनको। नलिन कोहली कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने देखा? बाइट जरूर आती है, मीडिया डिबेट में जरूर बैठते हैं। गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये रेगुलर बीजेपी कार्यालय जाते हैं। सैयद जफर इस्लाम मुस्लिम चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है आपने? और पिछले कुछ महीनों के दौरान कितने टीवी डिबेट्स में आपने देखा है? कहां गायब है ये? टॉम वडकर, टॉम वडकर जो है ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है इनसे बीजेपी ने? संजू वर्मा कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है बीजेपी ने? गोपाल कृष्ण अग्रवाल आर्थिक विशेषज्ञ है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है बीजेपी ने इनसे? सरदार आरपी सिंह, ये जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, जब इन्होंने राजनीति शुरू भी नहीं की थी शिवजी, मैं जानता हूं आरपी सिंह उस जमाने के बड़े नेता है, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बना दिया गया, सिख चेहरे हैं, लेकिन इनसे बलूनी और संजय मयूख की जोड़ी, और खासतौर से संजय मयूख बीजेपी कार्यालय में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं इनसे? नहीं करवाते हैं इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सेटिंग गेटिंग का खेल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान में मंत्री बन के चल गए हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय प्रवक्ता है। चलिए मान लिया राष्ट्रीय प्रवक्ता, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं? अपराजिता सारंगी से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है? गुरु प्रकाश आपको बिहार से आते हैं, टीवी डिबेट में बैठते हुए जरूर दिखते होंगे। और किकोन साहब जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन नागालैंड से हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। राजू बिस्ता पश्चिम बंगाल से आते हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई आपने। के शर्मा पहले राष्ट्रीय सह संयोजक हुआ करते थे पुरानी टीम में, श्रीकांत शर्मा की टीम में, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, उससे ज्यादा ये करते नहीं है। साजिया इनमें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? सिर्फ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। प्रेम शुक्ला महाराष्ट्र शिवसेना के नेता रहे हैं, पत्रकार रहे हुए हैं, सामना से जुड़े हुए रहे हैं, अभी बीजेपी में है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हालांकि बीजेपी कार्यालय डेली आते हैं, बाइट देते हैं इंडिविजुअल, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करवाई है? सैयद शहनवाज हुसैन, ये सबसे यंगेस्ट मंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे। साइडलाइन है प्रवक्ताओं की लिस्ट में तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन चूंकि संजय मयूख इनको पसंद नहीं करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। ये बेचारे जब बड़े नेता हुआ करते थे, संजय मयूख आगे पीछे घुमा करते थे, अब ये फोन करते हैं सैयद शहनवाज हुसैन संजय मयूख को तो 4 बार फोन करने में 1 बार उठा लेते हैं, और ये कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। उस दिन जानबूझ के संजय मयूख किसी और का डेट लगा देते हैं। भारती घोष पश्चिम बंगाल से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? शहजाद पूनावाला एक्टिव रहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे नहीं करवाते हैं, तो उन्होंने रास्ता खोज लिया, सुबह सुबह खुद से अपने मोबाइल से बाइट बनवाते हैं और टीवी एजेंसी को भेज देते हैं, एएनआई को, आईएनएस को, पीटीआई को, और मामला चल जाता है। जयवीर शेरगिल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? अनिल एंटोनी एके एंटोनी के बेटे हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? तुहिन सिन्हा से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? अजय आलोक जरूर आपको टीवी डिबेट में बैठते हुए नजर आते होंगे, बीजेपी लगातार आते हैं, लेकिन कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? प्रत्यूष कांत आपको प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हुए नजर आते होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? सीआर केशवन से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? प्रदीप भंडारी ने शायद 1-2 की है, वो पुराने पत्रकार रहे हैं, याद होगा दर्शकों को, उछल कूद वाले पत्रकार मुंबई वाले, अब ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं। तो ये प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें से कई टीवी चैनल पे नजर आते होंगे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और बाकी पूरी तरह से गायब है। ये जो मनमानी चल रही है बीजेपी के संगठन के अंदर भी, नेताओं के अंदर एक बड़ा गुस्सा है। कार्यकर्ता और स्वयंसेवक की नाराज नहीं है, बहुत सारे लोग नाराज है, लेकिन बड़े नेताओं की नाराजगी का ये जो खामियाजा है, या इससे अब गुजराती लॉबी को डर लगने लग गया। देखते हैं अगले 24 से 48 या 72 घंटों में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों के ऊपर भी छोड़ते हैं कि दर्शकों की क्या राय रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।